हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञानविद जीवन में। उत्तराखंड सामान्य अध्ययन सीरीज को जो कि हम बी एस नेगी जी की पुस्तक से सॉल्व कर रहे थे, इसको आज आगे बढ़ाएंगे। आज हम देखेंगे इसका चैप्टर नंबर 3, इसके इंपॉर्टेंट वन लाइनर। तो इस पुस्तक का जो तीसरा चैप्टर है उसका नाम है उत्तराखंड का ऐतिहासिक अध्ययन या ऐतिहासिक कालखंड। ये आप बी एस नेगी जी की पुस्तक देख सकते हैं। अब ये है हमारी विषय सूची। इस पुस्तक में टोटल मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है 47 चैप्टर हैं, तो 47 वीडियोस तो आएंगे ही आएंगे। आप इसको ज़रूर फॉलो करें। तो पहला चैप्टर इसमें उत्तराखंड राज्य के प्रतीक चिन्ह हम समाप्त कर चुके हैं। कल हमने उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास समाप्त किया था, तो आज हम समाप्त करने वाले हैं उत्तराखंड का ऐतिहासिक अध्ययन। और कल आप लोगों के लिए एक वीडियो आएगा कुमाऊं का चंद राजवंश। ये इतिहास वाले जितने वीडियो आप देख रहे हैं इनको मैं डिटेल में पहले ही पढ़ा चुका हूँ अजय राव जी की पुस्तक के माध्यम से। सारे महत्वपूर्ण लिंक जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट हैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, उनको जरूर फॉलो करें। टोटल इस पुस्तक में 47 चैप्टर्स हैं, आप देख सकते हैं। तो इस सभी चैप्टर हमने समाप्त करने हैं। उत्तराखंड का ऐतिहासिक शासनकाल या कालखंड, ये बी एस नेगी जी की पुस्तक का तीसरा चैप्टर है। तो पहला पॉइंट है आज का, यशवंत कठौत जी ने के अनुसार कुड़िंदों ने उत्तराखंड में शासन किया था 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के बीच, यानी लगभग 500 वर्ष तक। अगला पॉइंट देखते हैं, महाभारत में कुड़िंदों को द्विज कहा गया है, जबकि कुड़िंद राजाओं को द्विज श्रेष्ठ कहा गया है। अगला पॉइंट देखते हैं, कुड़िंद मुद्राएं प्राप्त हुई हैं देवढुंगा उत्तरकाशी से और अठूर टिहरी से। इसके अलावा इनके 5 अभिलेख अगर मैं आपको बताऊं, 5 अभिलेखों में से 4 अभिलेख भरहूत नामक स्थल से और एक स्थल इनका मथुरा से प्राप्त हुआ है। अब देखते हैं अमोघ भूति प्रकार की मुद्रा। तो आपको कुछ जानकारी देते हैं। कुड़िंदों की 3 प्रकार की मुद्राएं हमें प्राप्त हुई हैं, जिसमें अमोघ भूति प्रकार की मुद्रा, अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा और छत्रेश्वर प्रकार की मुद्रा है। तो अमोघ भूति प्रकार की मुद्रा या रजत और तांबे की प्राप्त हुई हैं। इनमें ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का प्रयोग हुआ है और इसकी मुद्राओं पर देवी माँ और मृग मतलब हिरण का अंकन प्राप्त होता है। अगला पॉइंट देखते हैं, अल्मोड़ा से प्राप्त 4 मुद्राएं, जो अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं हैं, इन्हें ब्रिटिश संग्रहालय में रखा गया है और इन 4 मुद्राओं में से एक मुद्रा राजा शिवरक्षित की है और इस राजा शिवरक्षित की जो मुद्रा है इसके खोज करता है डॉक्टर महेश्वर जोशी जी। सारे पॉइंट यहाँ पे कवर नहीं कराए जाएंगे, मैंने आपको पहले बताया। मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइन आपको कवर कराए जाएंगे। डिटेल वीडियोज इसके ऑलरेडी हमारे बने हुए हैं जरावत की पुस्तक के माध्यम से, आप उसको फॉलो जरूर करें, उसको जरूर देखें। अगला पॉइंट देखते हैं, एक पुस्तक है मॉर्फोलॉजी ऑफ कुड़िंदा कॉइन्स। इस पुस्तक के लेखक है एमपी जोशी जी। मुझे लगता है इस साल जरूर आ सकता है सवाल, तो इंपॉर्टेंट मान के चलें। अगला पॉइंट देखते हैं, कुषाणों से संबंधित गोविषाण सिक्कों की खोज। क्योंकि कुड़िंदों के बाद हम उत्तराखंड में देखते हैं कुषाण आए थे, जिनकी मुद्राएं वीरभद्र जिसे वर्तमान में हम ऋषिकेश कहते हैं, मोरध्वज जिसे वर्तमान में कोटद्वार कहते हैं, गोविषाण जिसे वर्तमान में काशीपुर कहते हैं, यहाँ से प्राप्त हुई हैं। तो सवाल है, कुषाणों से संबंधित गोविषाण सिक्कों की खोज केपी नौटियाल जी ने 1960 में की है। और कुषाणों के सबसे शक्तिशाली राजा आपको पता होनी चाहिए कनिष्क थे, जिसका राजधानी पुरुषपुर जिसे वर्तमान में पेशावर कहते हैं वो थी। और भारत में सबसे ज्यादा शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों ने ही चलाए थे और कनिष्क ने ही 78 ईस्वी में, आपको ध्यान रखना है, शक संवत चलाया था, जिसका उत्तराधिकारी हुविष्क भी था। अगला पॉइंट है, कुषाण शासक हुविष्क की 54 मुद्राएं हमें प्राप्त हुई हैं मुनि की रेती नामक स्थल से। और कब प्राप्त हुई हैं? 1972 में प्राप्त हुई हैं। इसके बाद एक और शासक आते हैं, कुषाण शासक वासुदेव द्वितीय जी। उनकी 3 मुद्राएं गोविषाण टीले से प्राप्त हुई हैं और इन मुद्राओं पर, यानी जो वासुदेव द्वितीय जी की मुद्राएं हैं, उन मुद्राओं पर शिव और नंदी के चित्र प्राप्त होते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, खटीमा से कुषाणों की 7 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें राजा वसु का उल्लेख प्राप्त होता है। कुषाणों के बाद उत्तराखंड में यौधेव राजवंश से स्टार्ट होता है। तो यौधेव कालीन जो मुद्राएं प्राप्त हुई हैं उनमें शूलधारी कार्तिकेय स्वामी जी का चित्रण प्राप्त होता है। इनकी मुद्राएं जौनसार भाबर देहरादून या कालो का ढंडा लैंसडाउन से भी प्राप्त हुई हैं, आपने ध्यान रखना है पॉइंट। यौधेव राजवंश के बाद हम देखते हैं युगशैल का गोत्री वंश, जिसका क्षेत्र हमारे कालसी के आसपास था। तो सवाल है, अगला पॉइंट है, युगशैल के गोत्री वंश से संबंधित शील वर्मन ने देहरादून के जगत ग्राम में बाड़ा वाला यज्ञ वेदियों का निर्माण कराया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट देखते हैं, युगशैल राजवंश से संबंधित हरिपुर नामक स्थल वर्तमान के देहरादून में स्थित है। युगशैल के गोत्री वंश के बाद हमारे उत्तराखंड में कुलूत वंश की जानकारी प्राप्त होती है, जिसका राजवंश कुल्लू घाटी यानी हिमाचल प्रदेश में फैला हुआ था। तो इस वंश की जानकारी हमें वृहद संहिता नामक पुस्तक और मुद्रा राक्षस से प्राप्त होती है। इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं, सिंहपुर के यदु राजवंश की जानकारी लाखा मंडल से प्राप्त राजकुमारी ईश्वरा के लेख से प्राप्त होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपने ध्यान रखना है। अगला पॉइंट देखते हैं, वैसे अगर आपको हम बताएं, अभी मैंने आपको बताया था, ये पॉइंट भी आपको क्लियर होने चाहिए। कुलूत वंश के बाद गोविषाण का मित्र वंश आता है हमारे उत्तराखंड में। उसके बाद हिमालय का करतवू राजवंश आता है। उसके बाद छागलेश वंश आता है। छागलेश वंश की जानकारी लाखा मंडल शिलालेखों से प्राप्त होती है, जिसमें टोटल 7 राजाओं को उल्लेख मिलता है। और उसके बाद आता है सिंहपुर का यदु राजवंश।
इंपॉर्टेंट वन लाइनर के साथ पूरा आपको समय सारणी के साथ बताया जा रहा है उत्तराखंड में कौन सा राजवंश था। तो सिंहपुर के यदु राजवंश की जानकारी लाखा मंडल से प्राप्त राजकुमारी ईश्वरा के लेख से प्राप्त होती है। अगला पॉइंट देखते हैं। इसके बाद आता है सिंहपुर के यदु राजवंश के बाद उत्तराखंड में नागवंश आता है। नागवंश की अगर पुष्टि के बारे में अगर बताया जाए, इनकी जानकारी हमें कैसे प्राप्त होती है, तो गोपेश्वर के त्रिशूल लेखों से इनकी जानकारी प्राप्त होती है। तो अगला महत्वपूर्ण तथ्य है, गोपेश्वर के त्रिशूल लेख में 4 नाग राजाओं का वर्णन प्राप्त होता है। तो इन राजाओं के नाम है, पूछा जा सकता है, स्कंदनाग, गणपतिनाग, विभुनाग और असुनाग। नागवंश के बाद उत्तराखंड में मौखरी राजवंश की बात आती है। उसके बाद हर्षवर्धन वंश आता है। अगला देखते हैं पॉइंट, कनिंघम। इतिहासकार कनिंघम ने गढ़वाल और कुमाऊं के संपूर्ण भाग को संयुक्त रूप से ब्रह्मपुर कहा है। हर्षवर्धन के समय पर ही वेनसांग हमारे उत्तराखंड में आया था, जिसने गंगा को महाभद्रा जबकि हरिद्वार को मोयुलो नाम दिया है, मोयुलो। अगला पॉइंट देखते हैं, हर्षवर्धन के मधुवन व बांसखेड़ा अभिलेख में से पौरव वंश की जानकारी प्राप्त होती है। अब इसी पौरव या ब्रह्मपुर राजवंश से संबंधित एक तालेश्वर ताम्रपत्र है, जिसकी खोज 1915 में अल्मोड़ा से हुई है। इसी तालेश्वर ताम्रपत्र में उद्यानों को वटक नाम दिया गया है। तालेश्वर ताम्रपत्र की अगर भाषा पूछी जाए तो संस्कृत, और इसकी लिपि प्राप्त होती है हमें ब्राह्मी लिपि। तालेश्वर ताम्रपत्र में धूतिवर्मन, विष्णुवर्मन नामक राजाओं का उल्लेख प्राप्त होता है। और एक और इंपॉर्टेंट सवाल आपको बता दें, पौरव वंश का जो संस्थापक राजा था वे थे विष्णुवर्मन जी। विष्णुवर्मन जी। सवाल पूछा जा सकता है, पौरवों के कुल देवता बताइए, तो वीरणेश्वर स्वामी हैं, ये भी आपने ध्यान रखना है। और इनकी उपाधि क्या थी, यानी जो पौरव वंश के शासक थे वे कौन सी उपाधि धारण करते थे, तो उनकी उपाधि थी महाराजाधिराज परम भट्टारक। महाराजाधिराज परम भट्टारक। अगला पॉइंट देखते हैं, पौरव वंश के सभी मंत्रियों के लिए जो प्रयुक्त शब्द था वो राजमात्या था। विदेश मंत्री को संधि विग्रही कहा जाता था, जबकि लेखक वर्ग का प्रधान दिवीरपति कहा जाता था। दिवीरपति। सेना नायक जो सेना का हेड होता था उसे बलाध्यक्ष कहते थे, ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला पॉइंट देखते हैं, पौरव वंश के समय जो केदार भूमि है, यानी जिसकी खूब सिंचाई बढ़िया तरीके से होती थी, उसे केदार भूमि कहते थे। और ऐसी भूमि जो असिंचित थी उसे सारी भूमि कहा जाता था। इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। पलेठी का सूर्य मंदिर के निर्माता हैं कल्याण वर्मन जी, जो कि टिहरी के लुलेरा गुलेरा घाटी में स्थित है। यह पॉइंट भी महत्वपूर्ण हो सकता है हमारे लिए। आगे बढ़ते हैं, कार्तिकेयपुर राजवंश की राजधानी है। जब हम पौरव वंश देखते हैं उसके बाद शत्रुघ्न, गोविषण और पलेठी शिलालेख, और इसके बाद हम देखते हैं उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्र का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश, जिसे हम कार्तिकेयपुर राजवंश कहते हैं। इसका टाइम पीरियड सन 700 से 1050 के बीच माना जाता है। और इस कार्तिकेयपुर राजवंश में 3 परिवारों ने शासन किया था। उन्हीं से रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट हम देखने वाले हैं। इन सभी वीडियो को डिटेल में देखने के लिए आप हमारी अजय रावत वाली सीरीज को फॉलो करें। यहाँ पर केवल इंपॉर्टेंट वन लाइनर में बताने वाला हूँ आपको, जो मेरी दृष्टि में मुझे लगता है जरूर आ सकते हैं पेपरों में। कार्तिकेयपुर राजवंश की राजधानियां 2 राजधानियां थी। सबसे पहले कार्तिकेयपुर जो कि जोशीमठ के पास थी, जबकि दूसरी है बैद्यनाथ कार्तिकेयपुर जो कि कत्यूर घाटी के पास थी। कत्यूर घाटी के पास थी। आगे बढ़ते हैं, कार्तिकेयपुर राजवंश हेतु कत्यूरी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एटकिंसन ने किया है, महत्वपूर्ण फैक्ट। जबकि बीडी पांडे जी कार्तिकेयपुर का प्राचीन नाम कबीरपुर बताते हैं। बिल्कुल नया सवाल है, इंपॉर्टेंट मान के चले। अगला पॉइंट देखते हैं, जोशीमठ के नरसिंह नेसरी मंदिर बसंत देव जी ने बनवाया है। अगला पॉइंट देखते हैं, खरपर देव के पुत्र त्रिभुवन राज ने व्याघ्रेश्वर मंदिर हेतु भूमि दान दी थी। तो कार्तिकेयपुर राजवंश में हम देखते हैं पहला परिवार है बसंत देव। बसंत देव के बाद जो अगले शासक बने थे वे थे हमारे खरपर देव जी। खरपर देव जी के पुत्र हैं त्रिभुवन राज जी, और इन्हीं त्रिभुवन राज जी ने व्याघ्रेश्वर मंदिर हेतु भूमि दान में दी है। अब खरपर देव के पुत्र के त्रिभुवन राज हमने देखा है। इसके बाद हम देखते हैं अंतिम शासक पूछता है, त्रिभुवन राजा आपने याद रखना है, खरपर देव वंश का अंतिम शासक। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, नालंदा अभिलेख के अनुसार गढ़वाल पर आक्रमण किया था बंगाल के पाल वंश के शासक धर्मपाल ने। इंपॉर्टेंट हो सकता है। कार्तिकेयपुर राजवंश का दूसरा परिवार आपने याद रखना है, यह निम्बरदेव का परिवार था। निम्बरदेव के बाद ईष्टगण हमारे शासक बने थे, और इन्हीं ईष्टगण के टाइम पर हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी उत्तराखंड में आए थे। उम्मीद है सारे पॉइंट आपको क्लियर हो रहे होंगे। ईष्टगण जी ने जागेश्वर में कुछ मंदिरों का निर्माण कराया था, जैसे नटराज मंदिर, लकुलेश मंदिर, नवदुर्गा, महिषासुर मर्दिनी मंदिर का। और ईष्टगण के पुत्र हमने ध्यान रखना है, ईष्टगण के पुत्र हैं ललित सुरदेव, उनके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले कुछ पॉइंट और देख लेते हैं। निम्बरदेव के पुत्र ईष्टगण के समय ही उत्तराखंड में आदि गुरु शंकराचार्य जी आए थे। अगला पॉइंट है, इतिहासकार लक्ष्मीदत्त जोशी जी के अनुसार कार्तिकेयपुर राजाओं का मूल स्थान अयोध्या है। अगला पॉइंट, कत्यूरियों का भूमि मापन अधिकारी ब्रह्मवातार कहा जाता था।
अब देखते हैं कार्तिकेयपुर राजवंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अधिकारी। कार्तिकेयपुर राजवंश का पहला परिवार मैंने आपको बताया, दूसरा बताया, तो तीसरा परिवार आपने यहाँ रखना है सलुडादित्य, और इनके बाद शासक बने थे इच्छर देव जी। अब कार्तिकेयपुर राजवंश से संबंधित कुछ प्रमुख अधिकारियों के बारे में देखते हैं। तो गुप्तचर विभाग का अधिकारी दुसाध्य साधनी कहा जाता था, इंपॉर्टेंट। और राजकुमार को कुमारामात्य कहा जाता था। महल के रखवाले, बॉडीगार्ड या प्रहरी को राज दोवारिक कहा जाता था। सेना अलग अलग प्रकार की होती थी इनकी, जिसमें पदातिक यानी पैदल सेना, अश्वारोही जो घोड़े से संबंधित सेना हो गई, गजारोही यानी हाथी सेना, उष्ट्रारोही यानी ऊंट से रिलेटेड सेना। तो पैदल सेना यानी पदातिक का नायक कहा गया है गौलमिक। अगला पॉइंट देखते हैं, भूमि अभिलेख रखने वाले अधिकारी को उपचारिक या पटकोषचारी कहा गया है। पटकोषचारी कहा गया है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। आभीर कौन होते थे इस वंश में? पशुओं से दुग्ध आदि निकालने का कार्य करने वाले व्यक्ति आभीर कहलाते थे। भूमि की माप के लिए द्रोणवापम और नालीवापम का प्रयोग होता था इस समय पर, कार्तिकेयपुर राजवंश के टाइम पे। प्रांतपाल पूछते हैं कार्तिकेयपुर राजवंश में, तो प्रांतपाल होते थे, सीमाओं की सुरक्षा का भार इन पर होता था। घट्टपाल गिरिद्वारों के रक्षक होते थे। वर्मपाल कौन होते थे? वे सीमावर्ती मार्गों के आवागमन में व्यक्तियों पर जो आते थे उन पर नजर रखते थे। नरपति कौन होते थे? नरपति नदी घाटों के आवागमन या आगमन सुविधा पर कर वसूलते थे। यानी नदी के थ्रू अगर आप यातायात करते हैं, चलते हैं, जाते हैं, आर पार करते हैं, तो आपसे कर वसूला जाएगा नरपति के माध्यम से। अगला पॉइंट है, एक द्रोण किसके बराबर होता है? तो ये 32 सेर या 16 नाली के बराबर होता है। अब कुछ अंतिम महत्वपूर्ण तथ्यों की तरफ चलते हैं, फिर हमारा आज का लेक्चर समाप्त हो जाएगा। 1191 में गोपेश्वर त्रिशूल लेख के अनुसार नेपाल राजा अशोक चल्ल ने कत्यूरी राज्य यानी हमारे उत्तराखंड पर आक्रमण किया था। 1223 में 1223 में बालेश्वर मंदिर ताम्रलेख के अनुसार कत्यूर राज्य पर कराचल देव ने शासन किया था, यानी कत्यूर राज्य हमारे नेपाल के राजा कराचल देव के अधीन हो गया था। अगला महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं, लोहा घाट के सुई राज्य की स्थापना ब्रह्मदेव ने की थी। अगला महत्वपूर्ण तथ्य हो सकता है, स्थापत्य एवं मूर्तिकला की दृष्टि से कत्यूरी काल को उत्तराखंड का स्वर्णकाल कहा जाता है। पूछा जा सकता है, आपने ये पॉइंट सारे क्लियर करते हुए चलने हैं। अब देखते हैं कुछ अंतिम पॉइंट। 1398 में हमने याद रखना है तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया। तो 1399 में तैमूर ने हरिद्वार के समीप यमुना घाटी के 2 राजाओं से युद्ध किया था। तो पहला युद्ध इसका हुआ था गंगाद्वार के शासक बहुरूप जी के विरुद्ध, और दूसरा युद्ध इसका हुआ था रतन सेन के विरुद्ध। अब रतन सेन कौन थे? तो रतन सेन थे सिरमौर के शासक, सिरमौर हिमाचल प्रदेश के शासक। अगला पॉइंट देखते हैं, अंतिम पॉइंट है, जिया रानी ने तैमूर लंग को रानी बाग के पास परास्त किया था। लोक गाथाओं में हम यही चीजें पढ़ते हैं। तो आज का लेक्चर हमारा समाप्त होता है। उम्मीद है लेक्चर आपको पसंद आया होगा, आप लोग सपोर्ट करेंगे लगातार। अंत में आप सभी को हमारे ऑनलाइन क्लास के बारे में बता देते हैं। सबसे पहले आपको उत्तराखंड 360 ऐप डाउनलोड करनी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। 1 अगस्त से इसमें एक नया बैच स्टार्ट हुआ है, जिसमें कंप्लीट उत्तराखंड और हिंदी की क्लास चल रही है। इसके तहत आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं वो आपको हम बता देता हूँ जल्दी से। उत्तराखंड हिंदी के कंप्लीट वीडियो मिलेंगे। जो भी क्लास हमारी ऐप पर समाप्त हो जाएगी, उसका जो प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट आपको ऐप पर तो मिलेगा, उसके साथ यूट्यूब पर भी मिलेगा। 40 प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस पेपर भी मिलेंगे, जिसमें यूके SSS, यूकेपीएससी के सभी पेपर रहेंगे। हिंदी के टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट रहेंगे, जो आप MCQ के फॉर्मेट में ऐप में ही लगा सकते हैं। डेली करंट अफेयर की PDF मिलेगी, ये भी ध्यान रखेंगे। और हर टॉपिक समाप्त होने के बाद PDF आपको ऐप पर ही मिलेगी, जो ऐप में ही सेव रहेगी, ताकि इसका मिसयूज रोका जा सके। और कोर्स कंप्लीशन हमारा लगभग 3 से 4 महीने के अंतर्गत हो जाएगा। जिस दिन भी आप कोर्स परचेज करते हैं, उस दिन से ये बैच चलेगा टोटल 6 महीने तक, ये ध्यान देंगे। और इसकी फीस बिल्कुल नॉमिनल रखी गई है, सभी को ध्यान में रखते हुए 999, केवल एक बार ही आपने फीस पे करनी है। और बाकी किसी भी अन्य जानकारी के लिए आप इन दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये सभी नंबर हमारे व्हाट्सएप भी हैं, और व्हाट्सएप भी हमारा इन पर चलता है, आप कॉल भी कर सकते हैं। और अन्य जानकारी के लिए आप लोगों ने ऐप डाउनलोड कर लेनी है। कोई दिक्कत होती है तो हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल आपने शाम 5 बजे बाद ही करनी है, क्योंकि दिन भर सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं। तो सेशन पसंद आ रहे हैं तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।